नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, आपकी डिमांड पे बनाया जा रहा है। और यहाँ जब आप वॉल करने जाते हैं कहीं भी साइट पे तो सब कुछ अरेंज करते हैं। अरेंज करने के साथ साथ मैन पावर अरेंज करते हैं, शटरिंग मटेरियल आपको अरेंज करना पड़ता है, स्टेजिंग मटेरियल अरेंज करना पड़ता है। लेकिन जब आप सब कुछ फाइनल कर देते हैं, चेकिंग करके कंक्रीट करते हैं, तो ड्यूरिंग कंक्रीट वॉल कभी कभी बल्ज हो जाती है, कंक्रीट भी बाहर आने लगता है। उस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं क्या गलत हुआ है, सब कुछ ठीक था, वर्कर की गलती थी या फिर आपने सही से चेक नहीं किया। ये सारे सवाल आपके मन में आते रहते हैं। लास्टली फिर आप एनालाइज करते हैं। एनालिसिस के दौरान आपको ये चीज़ें पता चलती हैं कि फॉर्म वर्क में गलती थी, यानी सही से या तो किया नहीं गया या कुछ और कमी थी। फिर आप कैलकुलेशन करने बैठते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलता है और सॉल्यूशन के बाद फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप प्लाईवुड से बोर्ड का पैटर्न बनाते हैं, आप इस तरह से इसको मेकिंग करते हैं। यदि आप ये हल्का पिंक कलर जो दिख रहा है, ये प्लाई यदि कंसीडर करेंगे तो प्लाई के ऊपर बैटन देखिए 5 दिए गए हैं। अब ये 5 बैटन की स्पेसिंग आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको प्रॉपर डिजाइन करना पड़ता है और प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 2440 नॉर्मली जो हाइट होती है बोर्ड की वो आप वॉल में वर्टिकल फेस में लगाते हैं। फिर उसके बाद एक क्रॉस सेक्शन भी आपके लिए यहाँ पे बनाया गया है, जैसे ये देख सकते हैं। अब क्रॉस सेक्शन में आपको क्या दिखता है दोस्तों, इस तरह की पिक आपको एक दिखती है जब आप क्रॉस सेक्शन बनाते हैं कि ब्राउन कलर का प्लाई हो गया, हल्का जो ब्लू है ये 50x75 के बैटन है और 50x75 के बैटन को लगाने के बाद आप वॉलर लगाते हैं। वॉलर देखिए हमने एलिवेशन में इस तरह का ग्रे कलर का लगाया है। और यहाँ वॉलर होता कैसा है दोस्तों कि ISMC 75 को बैक टू बैक ज्वाइन करते हैं और ज्वाइंट करने के बीच में जो ये आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, लगभग ये 25 mm हम गैप इसमें छोड़ते हैं। अब आप कहेंगे 25 mm की गैपिंग क्यों रहती है जब हम वॉलर क्रिएट करते हैं? गैप इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि जब भी आपको टाई रॉड दिखाया जाए, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो ब्लैक है और एलिवेशन में जो होल है ये टाई रॉड है, क्योंकि आप जब वॉलर फिक्स करेंगे तो वॉलर के बाद आपको टाई रॉड वॉल में फिक्स करना पड़ता है जो एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रेट डायरेक्शन में दोनों साइड के वॉलर को ज्वाइंट करता है। भले ये वेल्डिंग के थ्रू भी ज्वाइंट होता है दोस्तों, कहीं नट बोल्ट के थ्रू भी इसको टाइट करके किया जा सकता है। रिमूविंग के क्या प्रोसीजर हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कैसे रिमूविंग करते हैं, लगाते कैसे हैं। अब यहाँ केवल यदि डिजाइन की मैं बात करूं तो आप वॉलर के बाद टाई रॉड लगाएंगे, टाई रॉड के बाद जो भी नॉर्मल स्टेजिंग होगी वो आप स्टेजिंग करेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात वॉल में आती क्या है दोस्तों कि कैलकुलेशन जो होती हैं, लोड की कैलकुलेशंस कैसे हैं। नॉर्मल क्या होता था स्लैब में कि आप यूडीएल कंसीडर कर लेते थे, पर एरिया का आप वेट कैलकुलेट कर लेते थे, वही आपकी लोड कैलकुलेशन की वैल्यू होती थी। अब एक चीज और बताना चाहूंगा कि बैटन की स्पेसिंग देखिए यहाँ 250 mm सेंटर बाई सेंटर रखी हुई है, क्योंकि यहाँ 50x75 का बैटन है। कैसे लगाया जाता है ऑलरेडी आपको पता है, 75 हाइट में रहता है और जो 50 है वो प्लाई के साथ ज्वाइंट होता है। अब यहाँ ज्वाइंटिंग के समय 250 mm और इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, एज डिपेंड ऑन लोड के हिसाब से। अब यदि लोड कैलकुलेशन के बारे में आपको बताया जाए दोस्तों तो डिजाइन डाटा यहाँ देख सकते हैं कैसे कैलकुलेटेड है। इल्ड स्ट्रेस जो स्टील है आपको पता है कितनी होती है, 2500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अलाउएबल स्ट्रेस इन बेंडिंग ऑफ स्टील 0.66 FY, यदि 2500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आती है। फिर सेम अलाउएबल स्ट्रेस इन टेंशन ऑफ स्टील 0.6 FY 1500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। सेम अलाउएबल स्ट्रेस इन बेंडिंग ऑफ टिम्बर, ग्रुप बी का जो टिम्बर होता है उसकी बेंडिंग 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ली जाती है। अब बेंडिंग स्ट्रेस इन प्लाईवुड भी देख लीजिए, यहाँ पे 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाता है। और अलाउएबल जो शियर होती है वो टिम्बर में 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट किया जाता है। फिर अलाउएबल स्ट्रेस इन टेंशन ऑफ बोल्ट,
1200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे यहाँ बोल्ट क्यों? अभी मैंने आपको जस्ट टाई रॉड बताया कि टाई रॉड दोनों वॉल के बाहर बाहर लगाते हैं और उनको हम ज्वाइंट करते हैं। तो वही टाई रॉड के लिए यहाँ पे केवल एक कैलकुलेशन डिजाइन डाटा लिया हुआ है कि बाद में हमें डाटा अलग से लेने की जरूरत ना पड़े। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये रेफरेंसेस कहाँ से हैं? तो रेफरेंसेस देख सकते हैं कि जो बेंडिंग है स्टील में और टेंशन है उसको IS कोड 800 1984 से लिया गया है। क्लॉजेज 6 2.1 है, 4 1.1 है। फिर जो टिम्बर का बी क्लास का बेंडिंग लिया गया है वो टेबल नंबर 3 IS 883 1994 के हिसाब से है। सेम प्लाईवुड का भी है और टेबल नंबर 3 के हिसाब से वुडन की शियर स्ट्रेस यहाँ पे दे रखी है 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्टली जो बोल्ट का आपका टेंशन आएगा वो 1200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। 8.9.4 क्लॉज IS 800 1984 के हिसाब। कंक्रीट की डेंसिटी आपको पता है 2.5 टन पर MQ लेते हैं। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट प्रेशर। कंक्रीट का प्रेशर कैसे आप जनरेट करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे? अब स्लैब आती थी तो स्लैब पे तो आप पर मीटर स्क्वायर एरिया कैलकुलेट करते थे, लेकिन वॉल की कंडीशन में कंक्रीट क्या करती है कि वॉल के दोनों शटर पे हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी और टेंजेंशियल भी तीनों तरह का थ्रस्ट जनरेट करती है। अब जो वॉल कैलकुलेशन का जो लोड का फॉर्मूला है दोस्तों, ये थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे देख सकते हैं P जो है लोड है और लोड के जो फॉर्मूले कैलकुलेट किए गए हैं यहाँ पे D जो आपकी डेंसिटी होगी कंक्रीट की, फिर C1 अंडर रूट R प्लस C2 K अंडर रूट H माइनस C1 अंडर रूट R। अब यहाँ C1 कॉफिशिएंट है, C2 कॉफिशिएंट है, K टेम्परेचर डिनोट करता है जिसको अभी मैं बताने वाला हूं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, और R जो है ये रेट ऑफ पोरिंग है दोस्तों। रेट ऑफ पोरिंग मीन्स आप एक बार में वॉल की कितनी हाइट को आप कंक्रीट करते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है? DH टन पर मीटर स्क्वायर। मीन्स जैसे आपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा कि जब वाटर फिल किया जाता है किसी चीज में तो जो ट्रायंगल शेप का उसका प्रेशर डायग्राम जो बनता है वो आता है। इसमें हम क्या लगाते थे? ρGH का फॉर्मूला लगाते थे, इसीलिए यहाँ पे D/H लिखा हुआ है, टन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब ये कब दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं इसका भी देख सकते हैं। विच एवर इज स्मॉलर, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उसे ही यूज करना है डिजाइन कैलकुलेशन में। बट आप DH कब यूज करेंगे? जब C1 अंडर रूट R की वैल्यू जो है H से ज्यादा हो। H मीन्स जो आप शटरिंग लेंथ ले रहे हैं उसकी हाइट से यदि C1 अंडर रूट R की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो आपको D/H का फॉर्मूला यूज करना है। अब ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जबकि नॉर्मली इसी फॉर्मूले से सारी चीजें कैलकुलेट होती। अब आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों कि C1 जो कॉफिशिएंट था क्या था? कॉफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ फॉर्म वर्क। अब ये फॉर्म वर्क के साइज और शेप पे डिपेंड करता है, जबकि वॉल्स के लिए यहाँ पे 1 कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स जो C1 की वैल्यू होगी यदि आप वॉल की शटरिंग डिजाइन कर रहे हैं तो आपको 1 कंसीडर करना है। अब जो फॉर्मूले में एक आपने C2 कॉफिशिएंट देखा था, C2 कॉफिशिएंट जो आप कंक्रीट में मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पे चेंज होता है। और कंक्रीट में मेन मटेरियल जैसे आप क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे C2 की वैल्यू ढेर सारी दे रखी है दोस्तों। जैसे यहाँ देख सकते हैं C2 की वैल्यू कितनी है और किस कंडीशन में है। यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल OPC मीन्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, RHPC रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, और SRPC विदाउट एडमिक्सचर। विदाउट एडमिक्सचर जब आप लेंगे तो C2 की वैल्यू आपकी 0.3 आएगी या फिर 0.3 आपको कैलकुलेट करना है। फिर सेम जब OPC है, RHPC है, SRPC है विद एनी एडमिक्सचर। एक तो था कि आपने कोई एडमिक्सचर नहीं मिलाया है, सेकंड है इसमें आप एडमिक्सचर मिला रहे हैं लेकिन कोई रिटार्डर आप नहीं मिला रहे हैं। रिटार्डर आपको पता होगा कि जब आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते थे, रिटार्डर्स क्या करता है? सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। जब ये यूज नहीं किया जाएगा तब आपको 0.3 कंसीडर करना है C2 की वैल्यू। फिर सेम यदि आप OPC, RHPC और SRPC विद अ रिटार्डर आप यूज करते हैं तो आपको C2 की वैल्यू 0.45 कैलकुलेट करनी है। फिर LH, BPFC, PBFC, PPFAC
ये जितने भी सीमेंट हैं या फिर और ब्लेंड्स कंटेनिंग लेस देन 70% GGBFS। यदि GGBFS का फुल फॉर्म आप देखें तो ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, विदाउट एडमिक्सचर है, तो आपको C2 की वैल्यू 0.45 कैलकुलेट करनी है। फिर सेम क्राइटेरिया है LHPBFC, PBFC, PPFAC और ब्लेंड्स कंटेनिंग लेस देन 70% और 40% PFA। PFA होता है दोस्तों पल्वराइज्ड फ्यूल एश। अब ये कहाँ बनता है? जब भी आपने देखा होगा कि थर्मल पावर प्लांट में ESP के थ्रू ऐश को कलेक्ट किया जाता है, जो वहाँ पे कोल को जलाया जाता है उसकी ऐश को कलेक्ट करते हैं, वही ऐश यहाँ पे PFA कहलाती है। कभी कभी कंक्रीट में ये दोनों चीजें मिलाई जाती हैं, और जब आपके पास विद एनी एडमिक्सचर हो एक्सेप्ट रिटार्डर्स, मीन्स रिटार्डर्स इसमें नहीं मिलाया जा रहा है, तो आपको 0.45 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेम यदि आपके पास रिटार्डेड मिलाया जा रहा हो और एडमिक्सचर भी मिलाया जा रहा हो तो आप 0.45 इसको कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है ब्लेंड कंटेंट्स मोर देन 70% और 40%। यदि आपका जो ब्लास्ट फर्नेस होगा वो 70% से ज़्यादा हो या आपका जो फ्लाई ऐश है वो 40% से ज़्यादा हो, तब उस कंडीशन में 0.6 C2 की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। और ये सारी वैल्यू CIRIA में दी हुई है। यदि आप ये कहें CRIA का फुल फॉर्म कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन है। अब ये जितने भी कंक्रीट के लोड आते हैं ये उनके कैलकुलेशन के लिए बनाई गई है दोस्तों। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला सेम आपने यूज किया है वो यहाँ से लिया गया है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से लिख दिया है या कहीं से कुछ लिखा है। तो ये क्राइटेरिया था। यहाँ पे C1 भी देखिए कॉफिशिएंट है, C2 भी है। जो शॉर्ट फॉर्म यूज किए गए हैं लेटर्स के उनका मतलब क्या है वो भी यहाँ पे दे रखा है। अब एक बार थोड़ा सा नजर देते हैं शॉर्ट फॉर्म पे। जो D था फॉर्मूले में डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, जैसा कि मैंने बताया, कैपिटल H वर्टिकल फॉर्म हाइट इन मीटर है जो फॉर्म वर्क आपकी होगी, H जो है स्मॉल वो आपकी पोर हाइट होगी, और K जो है K टेम्परेचर कॉफिशिएंट लिया जाता है जिसका फॉर्मूला 36 डिवाइडेड T+16 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ R की जो वैल्यू है ये रेट एट विच कंक्रीट राइजेज वर्टिकली अप टू द फॉर्म इन मीटर पर आवर। अब जैसे मान लेते हैं कि 2400 mm की आपके पास हाइट की वॉल थी और काफ़ी लंबी थी, मीन्स 30 मीटर है, तो आप क्या करते हैं कि ये जो 30 मीटर है एक ही बार में पोर नहीं कर देते, आपको 400 या 500 के लेयर में आपको बार बार लेयर वाइज कंक्रीटिंग करनी पड़ती है। तो ये जो लेयर की हाइट आप 1 घंटे में कितना करते हैं ये R की वैल्यू है। अब R के बाद T आता है जो कंक्रीट टेम्परेचर एट प्लेसिंग, और ये T फॉर्मूले से आपकी K की वैल्यू आएगी जो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगा हुआ है। नॉर्मल क्या होता है 27 ±2 डिग्री कैलकुलेट की जाता है, और कहीं कहीं साइड के लिए थोड़ा सा वेरिज हो सकता है जो कि 2-3-4 डिग्री का फर्क पड़ेगा। सीमेंट कितने यूज किए गए हैं जो C2 कॉफिशिएंट पे डिपेंड करते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड था, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट जिसको SRPC से डिनोट किया गया है। अब यहाँ LHPBFC लो हीट हाई स्लैग ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट होगा, PBFC पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट होगा, PPFAC पोर्टलैंड पल्वराइज्ड फ्यूल एश सीमेंट है, और GGBFS ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, और PFA पल्वराइज्ड फ्लाई एश। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब आते हैं मेन कैलकुलेशन पे। अब नॉर्मली जो डिजाइन करते हैं दोस्तों वॉल के लिए, ये देखिए इन आवर केस लिखा हुआ है, मीन्स जो अपना केस है वो बता रहा हूँ। C1 1 कंसीडर किया है, ये यूनिवर्सल है। C2 क्या है, नॉर्मल जो कंक्रीट होती है वो OPC विद रिटार्डर्स यूज किया जाता है, जो C2 की वैल्यू 0.45 अभी मैंने कुछ देर आपको बताया वो यहाँ पे ली गई है। D फॉर डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2.5 टन पर MQ है। हाइट जो है फॉर्मवर्क की 2.4 मीटर कैलकुलेट की गई है, और जो H है वो भी 2.4 मीटर कैलकुलेट किया गया है। फिर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस जो अभी मैंने 27 ±2 कैलकुलेट करके आपको बताया है। फिर R की वैल्यू जो है रेट ऑफ पोरिंग, यहाँ देख सकते हैं 1 आवर में 0.5 मीटर पर आवर कैलकुलेट किया जा रहा है, और जो K की वैल्यू है ये एक्सेल में कैलकुलेटेड है दोस्तों,
जो टेम्परेचर की वैल्यू पुट करने पे फॉर्मूला जो एक लगा हुआ था 36/T+16 का होल स्क्वायर, उससे ये वैल्यू 0.77 आती है। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब यहां देख सकते हैं ये सारी वैल्यू रखी गई है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है दोस्तों एक्सेल में, इसलिए यहाँ पे डी C1 की वैल्यू और R की वैल्यू सारा कुछ यहाँ पे डाटा पुट किया गया है। और जब इसमें इक्वल लगाते हैं तो आपके पास वैल्यू देखिए 2.90 आती है। अब ये 2.90 टन पर मीटर स्क्वायर मीन्स जो आप वॉल की शटरिंग खड़ी करेंगे उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 2.9 टन का लोड आएगा। अब इस लोड को ही आपको कैलकुलेट करना है और इससे डिजाइन करना है। अब यहाँ यूडीएल में इसको जब आप चेंज करेंगे तो यूडीएल में चेंज करने के लिए आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि लोड इंटेंसिटी ऑन प्लाई, यदि 1 मीटर स्क्वायर में 2.9 टन का यदि लोड आ रहा है तो 1 मीटर में कितना आएगा, 2.9 इंटू 1 मीन्स 2.9 टन पर मीटर। अब ये आपका यूडीएल आया है दोस्तों, और इसकी डिजाइन जो है प्लाई की वो कैसे अलग होगी स्लैब से ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए।